हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को हम कोशिकांग के बारे में बताएंगे। आपको कोशिका के बारे में बताया जा चुका है। कोशिका का अध्ययन हम किस तरह से करेंगे इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। आज हम कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। तो पहला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले सीधा समझ लें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह से होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सर्वप्रथम कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम स्ट्रिएटेड एक मसल्स होती है जिसको रेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशी से सर्वप्रथम इस माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। इसके बाद अल्टमान नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1890 में इसको कोशिका में खोजा था। इसका और उसका नाम बायोप्लास्ट रखा था। क्या रखा था? बायोप्लास्ट रखा था। यानी कि जो अल्टमान थे उन्होंने इसको कोशिका में खोजा था और कोशिका में खोजने के बाद उसका नाम बायोप्लास्ट रखा। बाद में फिर इसी का नाम सी बेंडा नामक एक साइंटिस्ट थे। 1897 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर समझ लीजिए। इसको सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसे रेखित पेशियों से खोजा था। इसके बाद इसे कोशिका में इसे अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने 1890 में खोजा था और इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। इसके बाद सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन है। अगर सिंगुलर में कहेंगे, एक वचन में कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करते हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया जनरली साधारणतया देखा जाता है जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्यतया यह पाया जाता है। अब संरचना की यदि हम बात करें तो संरचना में हम यह देखते हैं कि यह दोहरी कला से घिरी हुई एक संरचना होती है। इसका शेप साइज अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है या लंबा हो सकता है, किसी भी में हो सकता है। तो डिपेंड करता है कोशिका किस तरह की। तो यह दोहरी कला से घिरी हुई झिल्ली अर्थात दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। कोई भी झिल्ली होती है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि यह झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? अर्थात लिपिड और प्रोटीन की यह झिल्ली बनी हुई होती है। इतनी बात समझ में आई? कोई भी झिल्ली है, किसी भी कोशिका की झिल्ली है या कोशिका की झिल्ली है, वह लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होता है, यहाँ पर हम देखें सबसे बाहर वाली झिल्ली जो होती है स्मूथ होती है, चिकनी होती है। इसमें किसी तरह की कोई संरचना या कोई उभार नहीं होती। लेकिन अंदर वाली संरचना, अंदर वाली झिल्ली की जब संरचना हम देखते हैं तो इस अंदर वाली झिल्ली की संरचना में उंगलियों जैसे उभार दिखाई देते हैं। इस तरह से इन उंगलियों जैसे उभार को हम पादप कोशिका में क्रिस्टी कहते हैं। पादप कोशिका में क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन इसी को अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में इसी को ट्यूबुली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबुली। अगर जंतु कोशिका का अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उंगली जैसी ये संरचनाओं को हम ट्यूबुली के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही? यस सर। जिसको ट्यूबुली नाम जो दिया था फ्रेस वेसलिंग साइंटिस्ट थे और मुथल थेलर एक साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिलकर इसका ट्यूबुली नाम दिया। ठीक है, लेकिन इसे पादप कोशिका में इसका नाम क्रिस्टी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर की जो झिल्ली होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया की, वह झिल्ली उंगलियों जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है। इस उंगली जैसी संरचनाओं को हम पादप माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कहते हैं, जबकि जंतु में जो है इसको ट्यूबुली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिस्टी जो कहा जाता है, यह क्रिस्टी जो है जंतु कोशिका में कहा जाता है और ट्यूबुली पादप कोशिका में कहा जाता है। ठीक है, सुधार लीजिए। यहाँ पर ट्यूबुली जो कहा जाता है वह पादप कोशिका में कहा जाता है और क्रिस्टी जो कहा जाता है वह जंतु कोशिका में कहा जाता है।
खैर यहाँ पर बात यह नहीं है कि इसको किस में क्या कहा जाता है, यहाँ पर सिर्फ मतलब यह है कि जो उंगलियों जैसे उभार हैं, इन उभारों में क्रिस्टी या टुबली के नाम से इनको जानते हैं। बात इतनी समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? अब क्या है, आगे देखते हैं इसके अंदर और भी हम देखते हैं। जब इसमें कुछ टेनिस के रैकेट की तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। जो टेनिस के रैकेट की तरह आपको इस तरह से दिखाई देते हैं, इनको हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? इन्हें F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। अगर इसकी संरचना देखें, ये संरचना इसकी हेड हो गई, जिसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। ये नेक हो गई या स्टाल किसी को बोलते हैं, स्टाक हो गया। और ये इसका जो होता है ये बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। इसके बाद जो है ये देखा जाता है कि जो है बेस के बाद देखें तो इस जितने भी ये ऑक्सीसोम होते हैं, सारे के सारे ऑक्सीसोम हर एक क्रिस्टी में या ट्यूबुली में जुड़े हुए होते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। सबके बात समझ में आ गई? यस। इसके अंदर एक डीएनए भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी से तात्पर्य होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए को हम कहते हैं एम्प्टी डीएनए के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एम्प्टी डीएनए। दूसरी बात, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये 70S प्रकार के होते हैं। अभी राइबोसोम के बारे में बताएंगे। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं और 70S प्रकार के होते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। प्रॉब्लम? इसके बाद और देखते हैं, इसके अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ होता है, उस भरे हुए पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। भरे हुए पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, हम अगर इसके कार्य की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब श्वसन क्रिया होती है तो सभी जितने भी जीवधारी होते हैं, सारे के सारे जीवधारी श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया करने के पश्चात श्वसन में होता क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने के पश्चात ग्लूकोज अपघटित होता है। अपघटित होने के पश्चात जो अपघटित ग्लूकोज होता है उसमें पायरुविक एसिड होता है और वह पायरुविक एसिड जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में चला जाता है। और मैट्रिक्स भाग में यहाँ पर क्रेब्स चक्र होता है। आगे आप लोग जब पढ़ेंगे इसमें श्वसन में तो एक क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा यहाँ पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसके बाद साथ ही साथ एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन एटीपी का निर्माण यहाँ नहीं होता है बल्कि कुछ अन्य कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे NAD है, NADPH2 है, GTP है, ढेर सारे इस तरह से FAD है, ढेर सारे यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये कंपाउंड जा करके इस जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंच जाते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है, अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में या जीटीपी के रूप में होती है। गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा इसके अंदर बनती है। इसी वजह से इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। वह ऊर्जा का निर्माण किस तरह से होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। आगे आप लोग जब इस बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जो कि इसके अंदर ही संपन्न होता है। क्रेब्स साइकिल इस मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वह इस इनर मेम्ब्रेन के पार्ट में होता है, यहाँ पर स्थित होता है और यहीं पर वह संपन्न होता है और एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। कितनी बात समझ में आई? सीधा सा तात्पर्य है कि इसका जो कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। श्वसन द्वारा हम सभी जीवधारी जितने भी हैं
हम हैं, पौधे हैं, यह जो भी जीवधारी हैं, सारे के सारे जीवधारी श्वसन क्रिया के पश्चात इस माइटोकॉन्ड्रिया में उस पदार्थ को पहुंचा देते हैं। सामान्यतः वह पदार्थ पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, या पायरुवेट होता है, साल्ट के रूप में भी हो सकता है, और इसके अंदर क्रेब्स चक्र के द्वारा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा फिर एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम?